बहुत शुक्रिया राबिया, थैंक यू सो मच। आपके भी हमें ऑन मैसेजेस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं आ गई। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? वो इंडिया की मूवीज का गाना होता था ना एक पुरानी फिल्मों का, मैं आई 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 आजा आजा। ठीक है, अच्छा अब हम वेट करें तस्लीम का। मैंने कह रही हूँ आजा, ये मैं देख रही हूँ। आज उनको मेरा ख्याल है आज कोई जल्दी जाना भी है, तो मैंने इसीलिए सोचा कि 4-5 मिनट पहले जो है मैं देखो अभी तुम लोग जो है ना वो छुट्टी वाले दिन मुझे इस वक्त बिस्तर से निकलने पे मजबूर कर देते हो। दो इट्स गुड कि मैं पड़ी होती हूँ अपना जो है ना वो अपने ही हुलिये में, वो जो हुलिया एक होता है ना वो वाला। हाँ। और उसके बाद मैं देखती हूँ ओह वक्त होने वाला है, भागो शावर लो कपड़े पहनो। अच्छा डॉक्टर तायरा, अगर आप अपने फेसबुक पेज पे भी इस लिंक को लगा सकें और यही लिंक अगर तस्नीम के साथ भी शेयर कर लें, बिकॉज मुझे तस्नीम ऐड आई डोंट नो क्या वजह है कि अभी तक रिक्वेस्ट नहीं आ रही है, तो अगर आप शेयर करने का ऑप्शन अच्छा, तो जितनी देर में ये ऐड होते हैं, मतलब तस्नीम साहिबा, तो मेरा ख्याल है डॉक्टर तायरा भी कहीं गायब हो गई हैं। एक मिनट, तो आपके सवाल हमें आते रहते हैं। अच्छा, मैं कहीं गायब नहीं हो सकती, मैं अच्छा, सिर्फ एक ही दिन होंगी। आई अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे और आप हमेशा इस तरह हंसती खिलखिलाती। शेर सुना देती हूँ, सुनाए। मैं नहीं करती, लेकिन ये कि सुने जाते न थे तुमसे मेरे दिन रात के शिकवे। अब शिकवे को मैं दुखड़े कह देती हूँ, या दुखड़े की जगह वो जो मैं प्रॉब्लम्स लिखती हूँ। सुनी जाती न थी तुमसे मेरी दिन रात की ख़वातीन की प्रॉब्लम्स, कफन सिरकाओ मेरी बेजुबानी देखते जाओ। तो ये एक सिर्फ कफन वाले दिन ही होगा। नहीं, वैसे वो आई होप ऐसा कोई वो ना हो, आपकी जिस तरह की स्ट्रगल है और जिस हिसाब से आप कोशिश कर रही हैं, इंशाल्लाह ये जो आवाज है वो सुनी जाएगी। मैं भी अभी आप एक बहुत अच्छा नावल है जिसपे आपकी एक समरी आती है, तो और वो जो लिखारी हैं उनके बारे में आपने कहा है कि जिस हिसाब से उन्होंने दर्द ज़ह की वो सारी कैफियत को जिस हिसाब से वो लिखते हैं, तो अगर उस तरह के नाम हैं तो इसका मतलब है कि उम्मीद की किरण है, नजर आती है कि बहुत से लोग शायद ना हो लेकिन कुछ हैं जो इन खवातीन के मसाइल को, इनकी कैफियत को, इनकी उलझनों को न सिर्फ समझते हैं बल्कि उस पर लिखते भी हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं। लेकिन देखो उन्होंने ये नॉवेल 90s में लिखा था, अर्ली 90s में। हाँ, नाउ दिस इज अर्ली 2023, ठीक है, 30 साल अभी तक किसी के कान पे जू नहीं रेंगी। ठीक है, ज्यादातर लोगों ने नॉवेल नहीं पढ़ा, नॉवेल पढ़ा है तो उसको उस तरह से देखा नहीं। तो 30 साल तो लग गए बहन मुझे उसको सामने लाने में। तो देख लो कि सोसाइटी जो है वो किस रफ्तार से चल रही है। मेरा ख्याल है जू की रफ्तार से भी हल्की, जू तो फिर भी टी करती पूरे सर में घूम लेती है ना, ठीक है। तो जू की रफ्तार। अच्छा, किसी ने लिखा है कि मेरी आवाज कम आ रही है, इज इट सो? मैं अपने हैंड फ्री नहीं तो पहन लूं? अच्छा तस्नीम, सॉरी डॉक्टर तायरा, अगर आप लगा लें अपनी हैंड्स फ्री, कॉज उसके बाद काफी बेहतर हो जाता है। तो मैं फिर चूंकि तस्नीम ट्रैफिक में फंसी हुई हैं, वो पहुंचती हैं, तो हम फिर वो उनसे ही आगाज करेंगे, लेकिन जो सवालात हैं तब तक फिर हम वो पूछना शुरू कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने एक दो सवाल भेजे थे, वो जी हाँ बिल्कुल, पूछ लें क्योंकि मैं उसी पे पूछती हूँ। बिल्कुल। बाकी ये सवाल है कि जी हाँ,
वो कह रही है कि जी मैम मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में हूँ, मेरी 11 जून को नॉर्मल डिलीवरी हुई पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद से, मेरे स्टिचेस में बहुत ज्यादा पेन है, डॉक्टर्स के पास जा जाकर थक गई हूँ, कॉन्स्टिपेशन हो गई है और जख्म बन गए हैं और एनएस में वो कह रही है कि मैं बैठ नहीं सकती क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और मैं बेबी को फीड करा सकती और मैं बेबी को फीड भी नहीं करा सकती। तो ये बताएं कि इसका क्या वो करें। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन दूर करने के 2-3 तरीके हैं। एक तो ये कि आप अपना डाइट पैटर्न बदल दें, आप उसमें बहुत ज़्यादा रफेज ऐड कर दें, यानी बहुत ज़्यादा सब्जियां खाना शुरू कर दें, चाहे वो ग्रिल करके खाएं या चाहे वो कच्ची खाएं। दूसरी बात है, एक सिरप आता है ड्यूफलेक। ड्यूफलेक सिरप जो है वो ओवर द काउंटर मिल जाता है और उसका 1 चम्मच सुबह और शाम पीना शुरू कर दें। बाकी जो आपको लगता है कि इनस वाली जगह पे जख्म बन गए हैं, मुझे शक हो रहा है कि शायद एपिजोटमी जो है, जिसे छोटा ऑपरेशन कहते हैं, वो कहीं इनस तक ना पहुंच गई हो, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि एपिजोटमी जो है वो एक्सटेंड कर जाती है और जब एक्सटेंड कर जाती है और इनस तक पहुंचती है तो फिर जाहिर है बहुत तकलीफ दे अमर शुरू हो जाता है। और उसी वजह से कॉन्स्टिपेशन बाज़वा इस वजह से होती है कि डाइट तो ठीक है लेकिन बॉडी डर रही है कि मोशन पास करते हुए बहुत तकलीफ होगी। तो मेरा मशवरा ये है कि किसी कॉम्पिटेंट डॉक्टर को जाके एग्जामिन कराएं और ये मैं लगा हाँ लगाएं। ठीक है, ऐसा है अब बेहतर, बहुत बेहतर। अच्छा ठीक है, तो वो जाके एग्जामिन कराएं और क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। 11 जून का मतलब है आज है 14 जुलाई, तो जो हीलिंग टाइम ऑफ टिश्यूज होता है वो ज्यादा से ज्यादा 10 दिन होता है। 10 या 12 दिन में जो है वो बॉडी हील कर जाती है। पेन बहुत है तो उसके लिए टैबलेट ब्रूफेन ले लें। ओके अच्छा, ये दूसरा सवाल है, वो ये कह रही हैं कि विजिनमस as gynecologist and fertility doctors neither talk about it, not vaginismus. Okay. Vaginismus. और ये कह रही हैं कि मुझे I even fear from your any post which mentioned TVS, Marina, Pap smear or anything related to entering anything into vagina. ये आई थिंक वो कह रही है कि आपने कभी इसके मौजूआत के ऊपर बात नहीं की। हाँ, वो मैंने बहन जितने वजाइना पे मैंने बात कर ली है और जितने तुम लोग मुझे जूते मार चुके हो, अभी भी तुम कह रहे हो कि मैंने बात नहीं की। मेरा ख्याल ये है कि आई एम द ओनली वन हु टॉक सो ओपनली अबाउट वजाइना, और मैं उसे कहती हूँ। अच्छा, बड़ा मजेदार सवाल था जिसपे शायद मैंने लिखना भी है। जब मेरा इंटरव्यू हाशिर साहब ले रहे थे कि लोगों ने कहा कि आप पूछें कि आप जो वर्ड यूज करती हैं उनसे हमें कराहत महसूस होती है। तो मैं बड़ी हंसी, मैंने कहा कि वजाइना से आपको कराहत महसूस होती है, क्यों? इट्स अ पार्ट ऑफ योर बॉडी। आपको अपनी क्या नाक से कराहत महसूस होती है या आपको अपनी आंख से कराहत महसूस होती है? सो इट्स जस्ट लाइक योर नाक और कान, और आपका जमालियाती आपकी जमालियात मुतासिर होती है। तो भाई जमालियात क्या, आप वजाइना को गुलाब का फूल समझ लें, आपकी जमालियात नहीं मुतासिर होगी। As simple as that. It is something here, not here. You have to change the psyche here. Whole of your body is normal body and it's created by the God. ठीक है, तो आप अब सोचेंगे कि अल्लाह मियां ने कोई गंदी मंदी चीजें बना दी हैं। अल्लाह मियां गंदी मंदी चीजें नहीं बनाता, अल्लाह मियां हर चीज खूबसूरत बनाता है। ठीक है, तो बाकी जो उन खातून ने कहा है, वेजिनिस्मस इज ए साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम और इट्स नॉट फिजिकल। इसमें क्या है कि आप, जैसे वो कह रही हैं कि वो मेरे आर्टिकल्स में भी नहीं पढ़ सकती, तो जो ही आप वजाइना का नाम लेके इसके पीछे कोई ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके सबकॉन्शियस में हैं, उसमें अब्यूज भी हो सकता है, चाइल्डहुड अब्यूज विच यू डोंट रिमेम्बर। ठीक है, कोई ऐसा अब्यूज भी हो सकता है जिससे बहुत शदीद ट्रॉमा इन्वॉल्व हो। इसलिए दिमाग में
वजाइना को एक ऐसे खाने में बंद कर दिया है जिसका नाम लेते साथ ही आपको शदीद तकलीफ शुरू होती है और वजाइना के मसल्स अपने आप को यूं बंद कर लेते हैं. So you should talk about it to some psychologist. ठीक है. ये एक वाकई प्रॉब्लम है. वेजिनिस्मस इज नॉट लाइक ये किसी बंदे ने क्रिएट. मैंने बहुत लोगों को देखा है वो खवातीन को बहुत स्नब करते हैं कि नहीं तुम खुद अपने आप को रिलैक्स नहीं कर रही हो, तुम अपने आप को तंग कर रही हो. इट्स नॉट लाइक दैट, इट इज सबकॉन्शियस. ठीक है. अच्छा, और बताएं. तो मैं इसके बारे में लिखूंगी तफसीलन, लेकिन ये है कि शी शुड टॉक टू सम साइकोलॉजिस्ट. ठीक है. ओके डॉक्टर, ये एक और सवाल में शामिल कर रही हूँ, ये भी आपने शेयर किया था. उन्होंने कहा कि जी मेरा सी सेक्शन हुआ 1.5 साल हो गया है, लेकिन अभी तक मेरी कमर दर्द ठीक नहीं हुआ. बहुत तकलीफ में हूँ, कमर सीधी नहीं होती. डॉक्टर वक्ती पेन किलर दे देती है, लेकिन फिर वैसे ही दर्द हो जाता है. सी सेक्शन का कमर दर्द से कोई ताल्लुक नहीं. मैं जो है मेरे 2 सी सेक्शन हो चुके हैं और इसके अलावा यूट्रस का ऑपरेशन भी हो चुका है और कमर दर्द का बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है. तो अगर आपका कमर दर्द का प्रॉब्लम है, या तो आपका पोस्चर ठीक नहीं है, बैठने की पोजीशन, या आपका वजन ज्यादा है, या आप झुक के काम करती हैं ऐसी पोजीशन में जिसकी वजह से आपकी कमर इफेक्ट होती है, तो आप किसी हड्डियों के डॉक्टर को मुआयना करा लें और कमर के लिए अपनी फिजियोथेरेपी करा लें. दोनों चीज़ें बहुत इफेक्टिव हैं, यानी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर और फिजियोथेरेपी. और इसके अलावा अपनी कमर की आप सकाई किया करें. अगर आप खरीद सकती हैं तो हीटिंग पैड मिलता है बाजार में. हीटिंग पैड को कमर के नीचे लगाएं तो वो अगर कोई इन्फ्लेमेशन है तो वो ठीक हो जाएगी. अगर आप नहीं खरीद सकती तो फिर गर्म पानी की बोतल जो है वो कमर के नीचे रख लिया करें. लेकिन बेसिक बात ये है कि वजन कम हो, बैठने का पोस्चर ठीक हो और झुक के काम नहीं करना. ठीक है. अच्छा, और ये अब मैं चीजें नहीं उठानी, ज्यादा वजन नहीं उठाना. हाँ, कमर के दर्द के लिए तो ये बहुत कहा गया है स्ट्रेट अवे कि आपको इस तरह की कोई चीज नहीं करनी चाहिए. अच्छा, अब ये जो सवाल में शामिल करी हमें व्हाट्सएप नंबर पर रिसीव हुआ है. नंबर हमारा है जी 0333019726. मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ अगर ये सवाल जो अभी हमें फेसबुक पर रिसीव हो रहे हैं, ताकि ये वहां अगर कर सकें. इट्स 0333 आपने कमेंट्स बंद किए हैं. ओ भाई साहब, कमेंट्स पिछले 1 मिनट, सॉरी मैं बात करती हूँ. किसी ने कमेंट किया है कि आप कमेंट्स बंद किए हैं. और भाई साहब 4 साल मेरे कमेंट्स ओपन रहे हैं और अभी आपने जिस बदतहजीबी का मुजाहरा किया है, मैं ओपन कमेंट्स को कभी भी माइंड नहीं करती. लेकिन अगर आप मुझे वो कमेंट्स देना शुरू कर देंगे, ये लिखना शुरू कर देंगे जो आप अपनी माँ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, रिमेंबर, जो आप अपनी माँ को गाली नहीं दे सकते, अगर आप वो गाली मुझे देना शुरू कर देंगे तो आई थिंक आई शुड क्लोज माय कमेंट्स. मुकालमे की एक एथिक्स होती है और उस एथिक्स से आप मेरे साथ बात करें, मैं आपसे बात करूं इंसान बन के, जानवर बन के नहीं. तो ह्यूमन राइट्स की मैं बात करती हूँ और मैं लेकिन ह्यूमन राइट्स की बात करती हूँ और ह्यूमन राइट्स में तहजीब के अंदर मुकालमा है. एग्जैक्टली. अच्छा डॉक्टर तायरा, ये सवाल मैं शामिल करी हूँ, ये हमें रिसीव हुआ था व्हाट्सएप नंबर के ऊपर. रिपोर्ट्स आपके साथ शेयर कर दी गई हैं, अगर आपने देखी हो. वो कह रही है माई हिस्ट्री है कि मेरा पहला अबॉर्शन जो है वो 7 हफ्तों के बाद हुआ, दूसरा IUD एट 32 वीक्स, थर्ड प्री टर्म डिलीवरी एट 31st वीक, baby was IUGR, no alive issue. Main issue is abnormally thick placenta with subchorionic hemorrhage and hematoma. और उन्होंने लिखा है कि जी 7 टेस्ट ऑफ APL सीरीज आर नेगेटिव, रिपोर्ट्स आर अटैच्ड विद योर डॉक्यूमेंट, और एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम प्रोफाइल इज ओके.
अच्छा, उसका इलाज मैं पहले बता चुकी हूँ। अगर ये नेगेटिव भी हैं तो आपको फ्रॉम द डे ऑफ कंसेप्शन, आपको फ्रॉम द डे ऑफ कंसेप्शन, नॉट लाइक के आपने जब प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव हो, बल्कि बिफोर कंसेप्शन आपको एस्पिरिन शुरू करनी है 300 मिलीग्राम, नहीं 300 नहीं 150 मिलीग्राम, ठीक है। और इंजेक्शन क्लेक्सिन आता है, वो आपको जो ही प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव हो और प्रेगनेंसी टेस्ट आपको पीरियड मिस होने के फौरन बाद कराना है, और उसके बाद वो इंजेक्शन क्लेक्सिन जो है वो 9 महीने जारी रहना चाहिए। तो बहुत सारे थ्रोम्बोफिलियाज ऐसे होते हैं जो टेस्ट में पॉजिटिव नहीं आते, हम उन्हें सब क्लिनिकल थ्रोम्बोफिलियाज कहते हैं, या एंटीफॉस्फोलिपिड सब क्लिनिकल, जिसका टेस्ट में तो सबूत नहीं है, लेकिन इसका इलाज यही है। चूंकि अभी आपकी 3 प्रेगनेंसी ज़ाया हो चुकी हैं, 2 बच्चे फौत हो चुके हैं, तो क्लेक्सिन एंड एस्प्रिन इज़ अ मस्ट। और इसी मैसेज के हवाले से जो सारी खवातीन देख रही हैं जिन्हें रिकरेंट मिसकैरेजेस, यानी बार बार बच्चा ज़ाया हो जाता है या पेट में बच्चे की डेथ हो जाती है, उनके लिए यही ट्रीटमेंट है कि इंजेक्शन क्लेक्सिन 4000 इंटरनेशनल यूनिट्स और एस्पिरिन जो है वो यूज़ करनी है आपने। ठीक है। ये फिर हमारा मावादी से रिलेटेड सवाल है। वो कह रहे हैं कि मुझे आज दूसरा दिन है पीरियड शुरू होने का, अभी तक दर्द कम नहीं हो रहा, प्लीज कोई तजवीज दें जिससे मुझे ये दर्द ना हो। हर महीने ये दर्द पीरियड्स के पहले दिन तक थोड़ा सा होता है और इस बार भी रुक नहीं रहा। आपके जवाब का इंतजार। ब्रूफन ले लें टैबलेट, पीरियड का पेन जो है, अगर आप अनमैरिड हैं तो टैबलेट ब्रूफन ले लें, अगर आप मैरिड हैं तो, और बच्चे अभी आप कॉन्ट्रासेप्शन कर रही हैं तो मैंने पहले भी मायरीना के मुतालिक बहुत लिखा है, मायरीना रखवा लें, आपकी ब्लीडिंग भी कम हो जाएगी और पेन भी ठीक हो जाएगा। अच्छा, वो ये पूछ रही हैं कि मेरे लास्ट पीरियड्स डेट 12 अक्टूबर थे, इस हिसाब से मेरी डिलीवरी डेट क्या होगी? कोई डॉक्टर 19 जुलाई का कह रही है और कोई 24 जुलाई, और अल्ट्रासाउंड में 27 जुलाई है। इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, आपका आखिरी पीरियड डेट का पहला दिन जो भी हो उसमें 9 महीने और 7 डेज जमा कर दें। मिसाल के तौर पे अभी अक्टूबर की कौन सी डेट इन्होंने बताई है? अक्टूबर की 12 बता रही है। अच्छा, 12 अक्टूबर है तो 12 में 7 जमा होगा, तो इसका मतलब ये है कि 19, और अक्टूबर में 9 महीने जमा होंगे तो इसका मतलब है जुलाई, तो इनकी डेट होगी 19 जुलाई। और अल्ट्रासाउंड का मामला ये है कि अगर अल्ट्रासाउंड अर्ली अल्ट्रासाउंड हो, यानी पहले 10 हफ्ते में अल्ट्रासाउंड हो और किसी काबिल डॉक्टर से हो, और उसमें अगर चेंज आए डेट ऑफ डिलीवरी की तो तब हम उसे लेते हैं। अगर अल्ट्रासाउंड पहले 10 हफ्ते के अंदर नहीं है और किसी काबिल डॉक्टर से भी नहीं है और 13 या 14 हफ्ते पे है, तो फिर हम अल्ट्रासाउंड की वो वाली डेट नहीं लेते, फिर हम बाय डेट्स डेट ही लेते हैं अगर आपका पीरियड पहले बिल्कुल रेगुलर था। ठीक है। अच्छा, ये फिर पीरियड से रिलेटेड सवाल है। वो ये कह रही हैं कि मेरे पीरियड्स बहुत कम आते हैं और ब्लीडिंग भी ना होने की है जितनी होती है। एक दफा पीरियड्स हुए, फिर 3 या 6 महीने नहीं होते और फिर कभी हो गए। तो और कोई हिस्ट्री नहीं दी, वजन कितना है, उम्र कितनी है, शादीशुदा। मैं अब क्या दीवार में टक्कर मारूं खातून कि आप कौन हैं, क्या हैं, क्या मैं ऐसी माहवारी का कैसे इलाज करूं जिसके साथ एसोसिएटेड डाटा नहीं है। अक्सर लोग मुझे एक अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भेज देते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब रिपोर्ट देख के बता दें। मैं भाई और बहनों, मैं रिपोर्टों का इलाज नहीं करती, मैं इंसानों का इलाज करती हूँ। इंसानी तकलीफ पहले बताई जाए और उसके साथ पूरा डाटा बताया जाए, वजन क्या है, उम्र क्या है, बच्चे कितने हैं, अगर शादीशुदा हैं, नहीं शादीशुदा तो तब क्या है, ठीक है। और ये सारी बातें करेंगे तो तब आपको किसी सवाल का जवाब मिलेगा। माहवारी से मुतल्लिक अगर आप, मैं पहले भी कह के थक गई हूँ, पिछली दफा तो मैंने गुस्से में कहा था कि मैं नहीं कहती अब,
लेकिन अगर आपने माहवारी से रिलेटेड मेरी किताब नहीं पढ़नी तो मैं आइंदा आपको माहवारी से रिलेटेड किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगी, इसलिए कि यहाँ बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं जो वाकई डिजर्व करते हैं कि मैं उनके सवालों के जवाब दूं। जैसे अभी हमने क्लैक्सिन का और IUFD का जिक्र किया है, और ये जो माहवारी से रिलेटेड है ये मैं किताब लिख चुकी हूँ। इस किताब में माहवारी से रिलेटेड जो है वो 52 मजमून शामिल हैं। अगर आप ये पढ़ लें और इसके बाद अगर आपको समझ नहीं आती, सॉरी मेरा फोन गिर पड़ा हमारे जोश के, तो आपको समझ नहीं आती तो तब मैं जवाब दूंगी, वरना हम आइंदा माहवारी से मुतल्लिक सवाल शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि दुनिया में माहवारी से बड़ी प्रॉब्लम्स शामिल हैं जिस पे मैंने अभी तक नहीं लिखा और अभी तक मैंने नहीं बात की। तो आप लोग मुझे एक ही सर्कल में घुमाए चले जा रहे हैं, घुमाए चले जा रहे हैं, पहली सीढ़ी से आप दूसरी सीढ़ी पे जा ही नहीं रहे। ठीक है, तो आज के बाद आप याद रखिए, अगर आप माहवारी से रिलेटेड सवाल करना चाहते हैं तो पहले माहवारी से रिलेटेड ये किताब पढ़ें। ये किताब बेचने का नुस्खा हरगिज नहीं है, बल्कि आपको अवेयर करने का नुस्खा है ताकि हम उससे अगली बात करें। अब आपको ये किताब पढ़ के समझ आएगा कि एडिनोमायोसिस क्या है, एंडोमेट्रियोसिस क्या है, डिस्मेनोरिया क्या है, PCO क्या है, PCOS का इलाज क्या है। तो ऐसी बातें जब हम सवाल करते हैं, आपको ABC ही नहीं पता तो मैं आपको उसको ABC प्रोग्राम में नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे बात करना चाहते हैं। तो आप कम से कम अपनी बेसिक नॉलेज बिल्डअप करें। बेसिक नॉलेज के बाद आपने फिर जो भी सवाल करना हो टेस्टों के हवाले से, दवाइयों के हवाले से, वो आप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, पता है क्या डॉक्टर तारा, वैसे भी हमारे पास ज्यादा सवाल मतलब इस तरह के ही मेंस्ट्रुएशन के आते हैं। जैसे ये भी एक हिस्ट्री हमसे शेयर की हुई है कि पीरियड्स का जो साइकिल है वो 36 डेज का है। प्रीवियसली 8 से 9 महीने हम का था। डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट को जो है वो चेक कराया, लेस ब्लीडिंग और मोर पेन, फिर वो गायनेकोलॉजिस्ट प्रेस्क्राइब सर्बेक्सी और ग्लूकोफेज डियान 35 फॉर ऑलमोस्ट 6 मंथ्स। सिम्टम्स रिलीव्ड हैं, फिर वो कह रही है 4 to 5 months शी इज फेसिंग इरेगुलरिटी इन डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। कभी 14 दिन है, कभी 20 है, 28 है, 29 है, 33 है, और दिस टाइम 36 days. The patient age is 22, weight is 60 to 62, and also have piles. Not any other medical history. What can be more appropriate cause and treatment? वजन कम कर दें। 22 एज पे 62 वजन बहुत ज्यादा है। हाइट मुझे नहीं पता कितनी है, लेकिन यह है कि आप अपना लाइफस्टाइल बदल दें, एक्सरसाइजेस करनी शुरू कर दें, खाना जो है वो जंक फूड खाना बंद कर दें। आप मेरी बात लिख लें कि पीरियड्स जो हैं वो नॉर्मल हो जाएंगे। लोग उसे आई डोंट नो दवाइयों से ठीक क्यों करना चाहते हैं, जबकि पीरियड्स की जो रूट है वो आपकी लाइफस्टाइल में बेस करती है कि आप खाना क्या खा रहे हैं, आप अपनी बॉडी में कितनी फैट्स डाल रहे हैं, कितनी तली हुई चीज़ें खा रहे हैं, कितनी मेयोनीज भरी चीज़ें डाल रहे हैं, कितनी मीठे वाली चीज़ें डाल रहे हैं, और आप एक्सरसाइजेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि 22 में 62 वजन अगर का ज़्यादा नहीं है तो फिर ज़्यादा है। और बाज़ लोग कहते हैं कि जी हमारा वजन ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब उनका डाइट पैटर्न पूछूं तो पता चलता है कि जी जंक फूड खाते हैं, फ्रेंच फ्राइज बहुत ज़्यादा खाते हैं, कोला ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पीते हैं, बर्गर्स खाते हैं। तो वजन ज़्यादा ना भी हो तब भी ये चीज़ें जो हैं ये आपके पीरियड्स को अफेक्ट करती हैं, ये जाके हार्मोन्स के साथ इंटरप्ले करती हैं, और इसलिए आपके पीरियड जो हैं वो गड़बड़ होते हैं। तो बेटा 22 साल की उम्र में अगर आप इतनी ज़्यादा मेडिकेशन पे उतर आओगे तो ये बताओ कि आप आगे चल के क्या करोगे। जुम्बा करना शुरू करो। अच्छा डॉक्टर, और नेचुरल डाइट की तरफ आ जाओ। नेचुरल डाइट तो मुमकिन भी नहीं है ना, इतनी ऑर्गेनिक अब मिलती ही नहीं है। तो मतलब बच्चों, ऑर्गेनिक की बात नहीं है। आपको जो भी सब्जियां मिल रही हैं, चाहे वो आप ये समझेंगे भाई इसमें केमिकल्स आएंगे, उसे अच्छी तरह धो के और उसके बाद आप उसे ज्यादा अपनी खुराक में वेजिटेबल्स शामिल रखें और कम दूसरी चीजें शामिल रखें, तो तब आपकी बॉडी नॉर्मल बिहेव करेगी। आप हर चीज अगर प्रोसेस्ड खाना शुरू कर दें, प्रोसेस्ड का मतलब यह है कि कोला ड्रिंक्स प्रोसेस्ड हैं,
बेकरी प्रोडक्ट्स प्रोसेस्ड हैं, जो जितने ये जंक फूड है वो प्रोसेस्ड हैं। तो आप अगर वही बात है कि जुबान का चटखारा जब आ जाए और आप पेट इन चीजों से भरें तो फिर, और जितनी आपकी बॉडी में फैट आती है, अच्छा जिनकी फैट आती है वो इंटरफेयर करेगी, जिनकी फैट नहीं आती और वो पतले रहते हैं तो उनके जो ये जो खुराक में शामिल चीजें हैं वो इंटरफेयर करेंगी। तो बेसिकली मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि वो जो सालन रोटी वाला कॉन्सेप्ट है जो हमारी अम्मियों के ज़माने में था कि हम स्कूल से आते थे और सालन रोटी खाया करते थे और कम ऑयली खाना होता था। हमारे घर बहुत कम ऑयल डाला जाता था, और अभी हर कोई महंगाई से परेशान है। मुझे बताएं, अगर आज आप अपनी ऑयल की कंजप्शन 50% कम कर दें तो ऑयल इंडस्ट्री को लग पता जाए कि 22 करोड़ अवाम अगर अभी हर महीने 5 किलो ऑयल इस्तेमाल कर रही है या घी इस्तेमाल कर रही है और वो अहद कर ले कि हमने 2.5 किलो से ऊपर नहीं जाना, ठीक है, तो आप बताइए रेट्स कम होंगे चीजों के या नहीं होंगे? ठीक है, बिकेंगी नहीं, बिकेंगी नहीं, चीजें पाइल अप होती जाएंगी। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि महंगाई का तोड़ सिर्फ एक चीज में है कि आप जो हैं वो उसकी खरीदना बंद कर दें। अच्छा, मैंने पहले भी होम गार्डनिंग का आपको कहा था। अच्छा, जिन लोगों के घरों में जगह नहीं भी है वो इतने बड़े बड़े गमले लेकर आए और उन गमलों में टमाटर उगाएं, उन गमलों में जितनी भी घर में चीजें उग सकती हैं, भिंडियां बहुत आराम से उग सकती हैं, टमाटर बहुत आराम से उग सकते हैं। खवातीन बजाय ये कि सारा दिन टीवी के सामने बैठी रहें, वो फजूल ड्रामे देखती रहें, और या फिर ये है कि व्हाट्सएप देखती रहें, वो होम गार्डनिंग शुरू करें। होम गार्डनिंग से आपका खर्चा कम होगा, आप ऑर्गेनिक चीजें खाएंगे, और जो खर्चा कम हो तो प्लीज अपने लिए एक सूट खरीद लेना। अच्छा, ये मेरी टांग जो है ना वो एक सूट में जरूर उतरती है। मैं क्या करूं, मुझे बताएं मैं क्या करूं, किधर जाऊं? अच्छा, ये एक मसला है और ये हमारे बाबों में है, होता है ये इस तरह की कोई चीज, लेकिन इसका इलाज मुझे नहीं पता क्योंकि उनके पास इलाज नहीं है, उनको सिर्फ खरीदने का शौक है। हाँ, नहीं मुझे तो खरीदने का भी शौक है, पहनने का भी शौक है, और चूंकि ये अभी का शौक नहीं है, बहुत बचपन से है। और मैं कहती हूँ कि सो व्हाट भाई, अगर मेरा B9 सा शौक है और इसमें मेरा मासूम सा दिल, मासूम जोर मासूम पे है, मेरा मासूम सा दिल खुश हो रहा है आप लोगों की गालियां खा खा के, तो क्या फर्क पड़ता है? अच्छा डॉक्टर ताहिरा, ये मेरे पास बहुत सीरियस एक सवाल है। वो ये कह रही हैं कि, और ये इंग्लिश में, मैं इंग्लिश में ही पढ़ रही हूँ, वो ये कह रही हैं कि एक्चुअली आई वुड लाइक टू हाईलाइट वन taboo that seldom people disclose, which is about fears related to intercourse, especially newlywed couples, as there is no proper guidance available, so mostly people rely on बड़ों की सुनी सुनाई बातें or media's false romanticism related to the activity that might affect not only a woman reproductive health and their relationships even. Very few couples read and discuss about these matters prior or at the time of marriage. हाँ बिल्कुल ठीक है। मैंने जब वो लिखा था ब्लॉग पोस्ट क्वार्टर टेयर पे शब रूसी के मतलब के शब ज़फ़ाफ या मौत का दरवाजा, उस पे मतलब मुझे इतनी हंसी आई कि अमेरिका में बैठी हुई एक डॉक्टर जो है वो मेरे पे पथराव कर रही थी कि ये नहीं हो सकता, और हालांकि गायनोकोलॉजी में काम करने वाले लोग जो हैं वो बता रहे थे। और दूसरी बात है कि मुझे झूठ बोलने की जरूरत क्या है, मैं ये चीप हरबे करके मुझे कतई जरूरत नहीं है कि आप मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मेरे फॉलोअर बने या मुझे लाइक करें। अरे बाबा छोड़ दें फॉलो करना, ठीक है, और छोड़ दें मुझे सुनना। मैंने जिंदगी में अपने हिस्से का काम करना है, और वो हिस्से का काम ये है कि मैंने सोसाइटी को जो चीज़ें टैबू हैं और जो नहीं पता, अगर मुझे उनकी इंफॉर्मेशन है तो मैंने वो बताना है। लेकिन तब लोगों ने कहा जी ये मुमकिन ही नहीं है, क्या उज़्वे तनासुल पे छुरियां लगी होती हैं जो औरत को अंदर से वो फाड़ देता है। बात ये है कि और दूसरी, अब ये सवाल के हमारी अवेयरनेस नहीं है, उसका तरीका ये है कि कपल को मेंटली
ये करने के कि जिस सुबह सबूत देना है हमने वर्जिनिटी का, ये सबसे पहले ये बात खत्म करें कि जरूरी नहीं कि आज हम इस कॉर्टस पे या इंटरकोर्स पे हम पहुंचे। अगर आप दोनों की शादी के बाद पहली रात है तो इसके बाद जरूरी नहीं है कि तुसी सारा कुछ आज ही मुकाना है और सुबह चिट्टी चादर जड़ी है ना वो बाहर कबीले वाला नु दिखानी है कि हाँ। लेकिन मिसकंसेप्शन भी है, आई डोंट नो इफ गलत ना हो, लेकिन मैंने सुना है कि वो कहते हैं कि इसके बाद हलाल वो जो लोगों को खाना खिलाना होता है उससे पहले फिर वो मतलब दावत फिर सही नहीं होती है। इस तरह की भी कुछ दकियानूसी तस्वुरात फैले में कि मतलब उस रात अगर नहीं हुआ तो फिर जो नेक्स्ट डे जो दावतें होती हैं वो फिर उस तरह उसकी कोई लीगल वो नहीं होती है। नहीं, आप मुझे बताएं कि यानी कि शर्मो हया का तस्वर जो आप देते हैं वो इस सारी उसके बाद कहाँ जाता है? यानी लड़की के घर वाले इस बात पे खुश हैं कि हमारी लड़की के साथ इंटरकोर्स हो गया और लड़के के घर वाले इस बात पे खुश हैं कि हमारे लड़के ने इंटरकोर्स कर लिया। मुझे मेरी समझ से बाहर है। एक तरफ आप कहते हैं मशरकी रिवायत शर्मो हया के पर्दे और दूसरी तरफ आप 200 लोगों को इकट्ठा करके खाना खिला रहे हैं कि हमारे बेटे ने इस लड़की से इंटरकोर्स किया और लड़की वाले कह रहे हैं कि हमारी बेटी से इस लड़के ने इंटरकोर्स किया। इज इट? मतलब जाता नहीं है एक दूसरे के साथ, तो इसलिए आई डोंट एग्री विद दैट। डॉक्टर तायरा, आपने चूंकि हाइमन का भी जिक्र किया था ना, जैसे ये वाली बात थी कि बहुत सी हाइमन ऐसे होते हैं जिसमें सुराख नहीं होता। हाँ। और वो बहुत थिक होती है जिसके बायस फिर ये वाला जो कि डॉक्टर मतलब शब-ए ज़फ़ाफ की रात को फिर वो डॉक्टरों के पास जो है वो हॉस्पिटल पहुंचे हुए। उसमें दो चीजें होती हैं। एक तो हाइमन है जिसमें सुराख है ही नहीं, उसका नाम उसको कहते हैं इम्परफोरेट हाइमन, कि वो जेनेटिकली और वो तो पता चल जाता है जब बच्ची को पीरियड्स होते हैं। जब पीरियड्स होते हैं बाहर खून नहीं निकलता, वो कलेक्ट होता जाता है, उसके बाद उन्हें अस्पताल लाना पड़ता है, तो उसके बाद हाइमन में हमें एक चीरा लगाना पड़ता है और उसके बाद वो फरमाते हैं कि जी एक सर्टिफिकेट बना दें कि आपने हाइमन से छेड़छाड़ की थी, ठीक है, ताकि वो बताया जा सके कि किसी और ने छेड़छाड़ नहीं की, डॉक्टर ने छेड़छाड़ की है। एक तो ये है। दूसरा ये है कि हाइमन में थिक सेप्टम होता है। अब हाइमन में बहुत वैरायटी है। हाइमन जो है जितनी आपके बूथे में वैरायटी है ना उतनी ही हाइमन में वैरायटी है। दूसरा बूथे में किसी की बड़ी आंखें, किसी की छोटी आंखें, किसी की मोटी नाक, किसी की पतली नाक, किसी के प्यारे होंठ, किसी के बदसूरत होंठ, किसी का काला रंग, किसी का गोरा रंग। इसी तरह हाइमन में वैरायटी है कि हाइमन किसी की छोटी, किसी की पतली, किसी की मोटी, किसी की नरम, किसी की सख्त, ठीक है। और क्योंकि वो एक ऑर्गन नहीं है, वो अच्छा जब बॉडी बन रही होती है और औरत मर्द की जहां पे डिवीजन शुरू होती है वो उसका एक रिमेनिंग पार्ट है। और बाज़ दफा वो होता है, बाज़ दफा होता ही नहीं है। ये भी है कि बाज़ दफा कुछ लोगों में वो होता ही नहीं है और कुछ लोगों में इतना नर्म होता है और इतना छोटा होता है कि वो नजर ही नहीं आता, और कुछ लोगों में उसे सुराख होने यानी उसे रप्चर होने की जरूरत ही नहीं होती, और कुछ लोगों में इतना सख्त होता है कि वो बकायदा उसके लिए सर्जरी करनी पड़ती है उसे ठीक करने के लिए। तो मैंने हाइमन की टाइप्स पे मैंने बहुत दफा लिखा है कि भाई हाइमन एक ऐसी चीज है जिसका एक फिक्स वजूद नहीं है, उसमें बेतहाशा वैरायटी है। हमारी कौम को ये समझने की जरूरत है। और हाइमन वर्जिनिटी का सबूत नहीं है। मेरे ख्याल में वर्जिनिटी का सबूत आपकी जबान होनी चाहिए। अगर आप ऑनेस्टी पे यकीन रखते हैं तो सीधे सीधे जाके लड़की से पूछ लें आर यू वर्जिन, और लड़की लड़के से पूछ ले आर यू वर्जिन, ठीक है। अब लोग कहेंगे हाय हाय हम कैसे पूछे या कौन सच बोलेगा, तो फिर बात यह है कि आप सच बोलें, सच बोलना सीखें। झूठ जो है, सच जो है वो आपका निस्फ ईमान है। जिस तरह सफाई निस्फ ईमान है, दो चीजों पे आपका पूरा ईमान चला जाता है। अगर आप
सफाई मेंटेन नहीं करते और अगर आप झूठ बोलते हैं, ठीक है, तो आपका तो ईमान इसी पे चला जाता है। तो आपका ईमान कैसा है कि आप झूठ बोलते हैं? आप ऑनेस्टी से एक रिलेशनशिप में जाने से पहले उसके डिफरेंट इश्यूज क्यों डिस्कस नहीं करते? आप ये क्यों समझते हैं कि झूठ मूठ जो मर्जी कर लो बाद में ठीक हो जाएगा? हमारी सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो इस वजह से हैं कि हम झूठ बोलते हैं, हम डबल स्टैंडर्ड्स रखते हैं, हम शादी से पहले सच एक दूसरे को नहीं बताते, हम ईमानदार नहीं हैं, हम ऑनेस्ट नहीं हैं, हम एक दूसरे से छुपा के अपनी बीमारियां, अपनी कमजोरियां एक दूसरे से शादी करते हैं। आज अहद कर लें कि मैंने कुछ छुपा के शादी नहीं करना, मैंने अपने ख्यालात भी नहीं छुपाने, मैंने अपनी डेफिशिएंसी भी नहीं छुपानी, मैंने अपनी कमजोरी भी नहीं छुपानी। तो तब आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी बाद में कितनी सहल जिंदगी होगी कि देखें आपने तो सब कुछ बता दिया था शादी से पहले। एक दूसरे को पत्थर मारने की जरूरत ही पेश नहीं आएगी। Isn't it? Yeah. लेकिन वो इतने रिस्ट्रिक्शंस और इतने पर्दे के मतलब आपको समझ ही नहीं आता, बात नहीं करने देते, एक दूसरे को देखने नहीं देते, ये वाले सवालात तो बहुत दूर की बात है। अच्छा चलें माँ बाप बात कर लें, माँ बाप पूछ लें तड़ी कुड़ी कुमारी है और वो उसके माँ बाप पूछ लें बड़ा मुंडा कुमारा है, पूछ के बता दें। Why you close your eyes and hide everything? वलीमा करना, आपको पता है कि वलीमा किस बात पे करना है कि दोनों ने इंटरकोर्स करना है, लेकिन वलीमे की जो बेसिक्स है उस पे आपने बात नहीं करनी। So you are very very hypocrite और मुनाफिक कि आपको पता है कि ये दो लोग जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं, इनके दरमियान इन्होंने एक बेडरूम शेयर करना है, तो उस बेडरूम में जाके एक दूसरे को सलामें तो नहीं करनी ना, कुछ और ये बातों इस पे बात जरूर होनी चाहिए, ये ओपन होना चाहिए, चाहे माँ बाप पूछे या खुद लड़का लड़की पूछ ले, ये इस पे बात पूछनी चाहिए। अगर बच्चा ना हुआ तो हमारी बेटी का क्या हश्र करेंगे या हमारे बेटे का क्या हश्र करेंगे? अगर दोनों सेक्सुअली दोनों में से कोई डेफिशिएंट हुआ तो फिर क्या होगा? अगर लड़का इम्पोर्टेंट है तो, अगर लड़की में कोई मसला है तो लेट्स डिसाइड नाउ। अभी खाली ढोल ढमक्के ना बजाना शुरू कर दें कि साड़ी कुड़ी पसंद आ गई, साड़ा मुंडा पसंद आ गया, चलो जी चलो ब्याह होने लगा है। हाँ, ब्याह दे नाल एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम्स हैं जो ब्याह के अगले ही दिन से शुरू हो जाते हैं, वलीमे के फौरन बाद उसी तरह रोटी खुआ के लोगों को रवाना कर देता। अब जो आपने किया है उसका रिजल्ट अगले दिन से ही शुरू हो रहा है। Who will face that? Both parties, लड़की लड़का दोनों के माँ बाप, और फिर एक ना खत्म होने वाली जंग। तो why don't you talk about it before? पहले से क्यों यूटोपिया कर रहे हैं कि हाँ कुड़ी बड़ी सोहनी है पसंद आ गई, मुंडा बड़ा चंगा है बड़ा सोहना कमांदा है पसंद आ गया, बस दो चीजें हैं शादी में, कुड़ी सोहनी है ते मुंडे की तनख्वाह चंगी है। तस्लीम आ गई। फाइनली मैं कोई आधे घंटे से आई डोंट नो इस दफा क्या हुआ है मेरे इसके साथ कि मैं बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं कर पा रही थी और बातें सुन रही थी, आप लोगों को देख भी रही थी और इसका मतलब है आपने हमारी बातें सारी सुन ली। बिल्कुल तो सब सुन रही है, तो बस चलें, अब आपकी बारी है, अब आपकी बारी है। हाँ नहीं, मुझे असल में जो सारे मसाइल अभी जिन जिन पे आप बात कर रही थी वो सारे मसाइल हमारे आसपास हैं और इस पे ज़ाहिर की बात नहीं होती है। मैं
अपने जब बहुत सारी ट्रेनिंग करती हूँ मीडिया के साथ भी, स्टूडेंट्स के साथ भी, परसेप्शंस पे, रवैयों पे, खासतौर पे ख़वातीन के मुताल्लिक़ जो रवैये हैं और जो एक हमने जहन में खाका बनाया होता है एक अच्छी लड़की का और एक बुरी लड़की का, तो मैं हमेशा क्लिप दिखाती हूँ उसमें। एक इंडियन फिल्म है कुछ काफ़ी अर्से पहले की, बरेली की बर्फी, और उसमें जैसे कि रिवाज वो लड़की ज़ाहिर बरेली की है और लड़का देखने आता है, तो वो कहते हैं आप आपके तुम लोग जाओ आगे बात कर लो। तो वो लड़का उससे कहता है मुझे आपसे कुछ भी नहीं पूछना, मुझे सिर्फ ये पूछना है कि आर यू अ वर्जिन। तो वो लड़की कहती जी, कहती क्या आप वर्जिन हैं या नहीं? वो लड़की कहती आप हैं। उसने कहा इससे क्या फर्क पड़ता है, मगर आप हैं या नहीं है फर्क किससे पड़ता है? तो वो लड़की कहती कि मैं नहीं हूँ। फिर तो उसके बाद फिर वो दिखाते कि माँ रोती पीटती है कि देखो कौन करेगा शादी, फिर उसने इनका उस तरह की बात कर दी। तो फिर वो यही बात अपने एक दोस्त से करती है काफी महीनों बाद, और वो पूछती है कि आपको इससे फर्क पड़ता है कि मैं वर्जिन हूँ या नहीं? और वो लड़का कहता है कि जिस लफ्ज का मुझे मतलब ही नहीं पता तो मुझे क्या फर्क पड़ता है कि आप हैं या नहीं। तो ये रवैये जो चेंज करने की बात है, ये बहुत आसानी से किए जा सकते हैं अगर आप, और ये मेन स्ट्रीम सिनेमा की बात है। जाहिर है कि करोड़ों लोगों ने ये मैसेज देखा होगा, करोड़ों ने ये समझा होगा, करोड़ों ने तो कम से कम हजारों ने तो समझा होगा कि अगर लड़का ये सवाल कर सकता है वर्जिनिटी का तो लड़की को भी ये हक है। अभी परसों में कोयटा में थी और मीडिया के साथ मेरी ट्रेनिंग थी, वहाँ पे भी मैंने यही बात की, और मैंने बल्कि शायस्ता उस अपने जो हमारी खबर बनज़रे औरत थी उसमें जो 0 मीटर दूल्हा का हमने वो किया था सेगमेंट, वो मैंने उनको दिखाया। मैंने कहा कि हमारे यहाँ सारा जोर जो है वो लड़की के कमालपन पे होता है, लड़कों की बात क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं है लड़कियाँ ये डिमांड करती हैं कि जी हमें भी 0 मीटर दूल्हा चाहिए? तो बात सारी ये है कि हम जैसे कुछ लोग हैं जिस पे बात कर लेते हैं पागल या दीवाने या सनकी या जो भी आप इसको दीवाने बिल्कुल दीवाने। तो अब आपके ये जो 0 मीटर से देखें, लड़की की खूबसूरती पे बात होती है, लड़की सोनी चाहिए, गोरी होवे फलानी होवे, बिल्कुल सोनी लड़की को लड़का भी सोना चाहिए। बिल्कुल अब अगर मैं हूँ तो मैं कहूँ देखो गंजा बिल्कुल ना हो, टोट बिल्कुल ना निकली हुई हो, बदसूरत ना हो, भाई देख के मेरी भी जमालियाती हिस्से है। जितना बदसूरत मर्दों का उतनी इसकी माँ को, बहनों को खूबसूरत लड़की की तलाश होती है। तो या जितना उसकी रंगत कम होगी, दबीबी होगी, उतनी ही ज्यादा गोरी लड़की की तलाश होती है। मेरा ख्याल है कि मेरी बच्चे और कुछ बच्चे बिल्कुल बाप पे चले जाते हैं, वो वैसे ही होते हैं। हमने नस्ल बदलानी है। हालांकि मुझे इस बार अच्छा, मेरे मियाँ जो हैं वो काफी गुड लुकिंग हैं और मैं बड़े आराम से कहती हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं वो मेरे हस्बैंड पे गए हैं, और मतलब ये है कि लेकिन बात वो, मैंने वैसे इसकी डिमांड नहीं की थी। ये आप लगी थी शायद, मिल गए। वो मेरा ख्याल है it was just by chance। लेकिन ये है कि हमारे यहाँ रवैये जो बदलने हैं वो हमें बहुत सारे जो मिसालें हमारे आसपास है, मैं बहुत दफा मिसाल देती हूँ कि मेरा अपना भाई डॉक्टरेट और सब कुछ है और रंगत काफी दबी हुई है, तो जब उसकी शादी की बातचीत चल रही होती थी तो अम्मी को काफी लोग बताते थे फला लड़की फला लड़की, तो अम्मी कहती थी भाई मैंने अपने बेटे की भी शक्ल देखी हुई है, रंगत भी देखी हुई, मुझे इतनी गोरी चिट्टी लड़की नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो उसके साथ सही लगे, मुझे किसी लड़की का दिल नहीं दुखाना कि वो मुझे बाद में मुझे आगे कोसे कि पता नहीं किससे मेरी शादी करा दी गई है। तो कुछ और मेरी माँ समझेगी कब की आप सोचे मेरे भाई काफी हुस्न परस्त हैं, ठीक है, और उन्होंने शादी से पहले कहा कि भाई हमें ना बहुत प्यारी लड़कियां चाहिए और ये वो। तो आप सोचे मैंने उन्हें पता है क्या कहा, यानी आई वाज द वन, मैंने उन्हें कहा भैणा दी शक्ल देखी है। हालांकि लाइक नॉट बैड, इट्स ओके, एक्सेप्टेबल, बट आई क्रिटिसाइज माई सेल्फ। और अपनी दोनों बहनों को, और मैंने अपने भाइयों को कहा कि व्हाई यू आर लाइक टॉकिंग अबाउट दिस के जी हमें बहुत हसीन चाहिए, ऐसी लड़की लो जैसी तुम्हारी
या ऐसी लड़की को अपना पार्टनर बनाओ जैसी तुम्हारी माँ है, जैसी तुम्हारी बहनें हैं, ठीक है। तो ताहिरा बात ये है, खैर मैंने तो बहुत देर में ज्वाइन किया आप लोगों को, और काफी आप लोगों ने क्वेश्चंस वगैरह भी कर लिए हैं, नहीं, मैंने तो सवाल बहुत पूछे हैं आज के, भाई हमारे पास लोगों के सवाल थे ना, वो पूछने चाहिए। अभी हैं सवाल कुछ? मैम एक सवाल है, मुनज़्ज़म बतूल है, वो ये कह रही है कि काश मैं अपनी वेडिंग स्टोरी जो है वो शेयर कर सकूं, क्योंकि मैंने ये सारी चीजें जिन इश्यूज पे हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर हमने मैरिज से पहले बात की थी। तो मुनज़्ज़ा आपको मैं नंबर तो मैंने बार बार दोहराया, मैं फिर से दोहरा देती हूँ, 033301947226। इस पे आप अपनी कहानी हमें सुना सकती हैं या रिकॉर्ड कर सकती हैं। आप बेशक वॉइस मैसेज में हमें भेज दें, हम फिर वो अपने ऑडियंस को जरूर सुनवाएंगे वो। और अगर मुझे मैसेंजर में भेजना चाहें तो मैसेंजर में भेज के लिख सकती हैं, भेज सकती हैं। मैं आपकी स्टोरी पे कहानी भी लिख सकती हूँ, और जैसा आप चाहें। ये सारी बातें जो हम करते हैं इसका मकसद अपने आप को लाइमलाइट में लाना हरगिज नहीं होता। मेरा ख्याल है तस्नीम आप भी इस बात से एग्री करेंगी कि हम जो कुछ जिंदगी में हासिल करना चाहते थे, जहां पहुंचना चाहते थे, वो हम कर चुके। मैंने पहले भी कहा है, ना फॉलोअर्स लेना मकसद है, ना लाइक्स लेना, लेकिन एक एहसास है कि जिंदगी की मेरा ख्याल है तीसरी सीढ़ी या थर्ड क्वार्टर में जा गई, आखिरी क्वार्टर, आई डोंट नो, में जाके ये थोड़ा सा फीलिंग है कि अच्छा भाई, जो लोग अभी तक बहुत सारी बातें नहीं समझे और हमें समझ आ चुकी हैं, तो हम उनसे शेयर कर लें। और ये भी कि ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ जो है वो किसी मॉनेटरी गेन के लिए करिए। अभी हमारा प्रोग्राम 1 घंटा आप हमें देती हैं अपने कीमती वक्त में से निकाल के, हमारा तो खर्च चलो काम ही यही है, ये हम बिना किसी पैसे भी करते हैं। ये कोई फॉरेन फंडेड प्रोग्राम नहीं है, ये कोई डोनर ड्रिवन प्रोग्राम नहीं है। ये एक दिमाग में आइडिया आया था, आपसे मैंने शेयर किया, आपने कहा बिल्कुल इससे प्रोग्राम करेंगे। 1 घंटा आप अपने कीमती वक्त से निकाल के हमें देती हैं, सवालों का जवाब देती हैं, बातें सुनती हैं, लोगों की गालियाँ भी सुनती हैं, आप हर तरह का रवैया भी सहती हैं, सिर्फ इस दीवानगी में कि 20 में से 5 शायद समझ जाए, 200 में से शायद 25 लोग 20 लोग समझ जाएं, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। 5 भी समझ जाए। मेरा कहना ये है कि अगर एक भी समझ जाए, एक भी, तो मैंने उस दिन भी शायद किसी के साथ प्रोग्राम करते हुए कहा था कि मेरा मसला ये है कि अगर एक औरत के साथ भी ज्यादती है 11 करोड़ में से, तो वो क्यों है? और अगर एक साहब भी अपने रवैये को इम्प्रूव कर लें, तो हम समझेंगे कि हमारी मेहनत जो है वो कबूल पाई। इसमें आप ये देखें कि सोशल मीडिया पे इतनी चीजें सहना, बर्दाश्त करना, जाहिर है मैं कोई दुनिया में अकेली नहीं रह रही, मेरे दोस्त हैं, मेरी फैमिली है, बच्चे हैं, बहन भाई हैं, जो कि ये सब देखते हैं, ठीक है। जस्ट थिंक अबाउट देम। मैं तो अभी किसी को ये इजाजत नहीं देती कि they should come and they should interfere or they should confront, ठीक है। ये मेरी वो है कि मैंने सबको कहा कि नहीं, this is my domain, I'm writing, I'm talking, I'm doing something, so whatever repercussions I'm having, you people will not interfere। लेकिन आप जरा ये सोच लें कि कैसा लगता होगा। और वो ये सारे मुझसे पूछते हैं कि किसके लिए तुम कर रही हो, और मैं कहती हूँ उस औरत के लिए जिस औरत को जो दूर कहीं रहती है, जिसका कोई नहीं है और जिसके पास कोई सोर्स नहीं है, कोई हल नहीं है, तो शायद मेरी ये 2-4 बातें और शायद ये उसके लिए शायद किसी दिए का काम देती हूँ।
तो तायरा बस हम जो है वो इसी तरह से बातें तो बिल्कुल करते ही रहेंगे। मुझे ये याद है कि 2004 में जब हमने अक्स का रेडियो प्रोडक्शन शुरू किया था, पहली दफ़ा इशू बेस्ड रेडियो प्रोग्राम्स आने शुरू हुए थे क्योंकि एफएम स्टेशन नए नए आए थे। तो हमने एक रेप सर्वाइवर का इंटरव्यू नशर किया था और हमारे प्रोड्यूसर्स FM 99 जाती थी और सवाल के जवाब भी देती थी। तो एक मर्द का कमेंट आया था कि जिंदगी में पहली बार मुझे अपने मर्द होने पर शर्म आ रही है क्योंकि मुझे अंदाजा हुआ है कि ये घिनौना फेल हम मर्द ही करते हैं। तो आप यकीन माने कि वो इतने साल हो चुके हैं, तकरीबन 20 साल होने को आ रहे हैं, मैं वो जुमला नहीं भूलती। ये कि अगर किसी एक मर्द को भी ये यकीन आ गया है कि ये रेप के जो केसेस हैं इनसे ज़्यादातर मर्द ही कर रहे हैं, ज़्यादातर करते ही मर्द हैं। मैं जब अभी कोयटा में भी ट्रेनिंग कर रही थी तो मैंने यही कहा कि F9 पार्क में जब लड़की रेप हुई तो उसको क्या कहा गया कि मगरिब के बाद घर से बाहर आइंदा ना निकलना। मैंने कहा मगरिब के बाद मर्द जो है वो भेड़िए बन जाते हैं नहीं, और जो घर में घर वाले मर्द को क्या करेंगे? मैंने कहा कि फिर वो तो बच्चियां घर में, मैंने आपको बल्कि एक लिंक भी भेजा था ट्विटर पे जो बहस हो रही थी कि एक माँ ने अपनी बच्चियों को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रही है उनके बाप से। मैंने कहा तो वो तो आप कहते हैं कि घर से बाहर निकली हुई औरत जो है वो इस सलूक की मुस्तहक है, उसके साथ जो भी कुछ किया जाए वो सही। मोटरवे पे अकेली क्यों निकली और घर से अकेली, जो घर के अंदर है वो कितनी महफूज है। तो इस पे मैंने कहा आप सिर्फ ये तस्वुर कर लें कि हम इस माशरे में रह रहे हैं, 21वीं सदी के भी 23 साल पूरे होने को आ रहे हैं और अभी तक हम इस बहस में हैं कि औरत के कपड़े कैसे थे। जो कब्र में से कफन निकली हुई और से निकाली हुई औरत को रेप करते तो वो कपड़े तो वो बेचारी तो कफन नहीं होती है। 3 साल की बच्ची का क्या ड्रेस कोड आप चाहते हैं कि वो बुर्का पहन की बच्ची फिरे? इसीलिए आप देखिए छोटे छोटे बच्चों को भी उन्होंने अबाया और निकाब पहनाया होता है, समझते से बच जाएंगी वो नहीं बचेंगी। इसलिए कि जब तक कि आप मर्दों को सही नहीं करेंगे वो नहीं होगा। ये बात उन्हें पावर का है। और लाइक इन्हें मैंने अभी एक चीज लिखी है, अभी शायद पब्लिश नहीं हुई, लेकिन उसमें मैंने ये डिस्कवर करने की कोशिश की है कि रेप एक एंड रिजल्ट है मिसोजिनी का, ठीक है। और मिसोजिनी चूंकि लोगों को अब लफ्ज समझ नहीं आता तो मैंने उसका तर्जुमा किया है औरत बुग्ज। औरत नफरत कर ले, बुग्ज औरत, हाँ नफरत जरा थोड़ा वो ज्यादा वो हो जाता है, ज्यादा उस तरह का। तो औरत बुग्ज का मतलब ये है कि आप बुग्ज रख के भी औरत के साथ चल सकते हैं। नफरत जरा ज्यादा नेगेटिविटी में चला जाता है। खैर नेगेटिविटी तो बुग्ज भी है, लेकिन औरत बुग्ज और मिसोजिनी जो है, जो इंटरनलाइज मिसोजिनी भी है, जो बाज़-दफ़ा बहुत पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं समझ आती, क्योंकि आप हर तरफ से देखें, हर तरफ से आपका डेटा जो है वो इधर आ रहा होता है, हर तरफ से, और आखिर में ब्रेन जो है वो एनालाइज करता है कि इतना जो डेटा है उसका रिजल्ट ये है, और उस रिजल्ट में वो आपको एक रास्ता दिखाता है कि आप अपने आप को कैसे पावरफुल जो है वो शो करें। और पावरफुल शो करने का तरीका ये है कि आप औरत की बॉडी जो है उसका हशर नशर कर दें, ठीक है। और चाहे यही चीज वहाँ पे भी अप्लाई होती है जहाँ पे छोटी बच्चियों को रेप किया जाता है। वहाँ पे चूंकि वो मर्द नहीं और अपना पावर दिखा नहीं पाते तो उनका फिर बस छोटे बच्चे या बच्चियों पे चलता है। कमजोर है उन्हीं पे चलेगा ना। औरत तो फिर भी कुछ ना कुछ मज़ाहमत कहीं ना कहीं कर ही लेती है, मगर छोटे बच्चे जिन्हें पता ही नहीं कि मोलेस्टेशन क्या है। मेरे पास, मैंने आपको शायद पहले भी जिक्र किया था, इतनी ज्यादा स्टोरीज आ चुकी हैं कि जिसमें कजन्स, चचा, ताया, भाई, दादा, और लोग कहते हैं आप ऐसी बातें करती क्यों नहीं, ऐसी ये तो बड़े मुकद्दस रिश्ते हैं। इसलिए कि छोटी बच्चियों को ये पता नहीं है कि ये जो टच है ये कैसा है और इससे बचना कैसे है, ठीक है। अभी वो जो आज़ाद कश्मीर में लड़की प्रेग्नेंट हुई और जो कोविड और जो उसका DNA से प्रूव भी हो गया, अब वो तो समझी नहीं होगी। और जो मैंने अभी शायद पिछली दफा बात की थी, एक और मुझे आजकल स्टोरी पता चली है जिसमें बाप ने
10 साला बेटी को रेप करते हुए उसकी वीडियो बनाई है और वो सर्कुलेट की है, और माँ ने वो पकड़ ली और माँ ने थोड़ा स्टेप लिया तो उसकी कंप्लेंट भी की, और बच्ची को जब साइकोलॉजिस्ट के पास भेजा गया और साइकोलॉजिस्ट ने बच्ची से पूछा, 10 साला बच्ची को, कि बच्चे आपने ये बताया क्यों नहीं, तो उसने आगे से कहा कि मैं समझी शायद पापा ऐसे ही होते हैं। अब ये जुमला कैसा चीर देने वाला जुमला है कि मैं समझी पापा ऐसे ही होते हैं। अगर कोई समझना चाहे, आप लोगों को ये समझ क्यों नहीं आती कि औरत को शदीद तकलीफ और पेन होती है आपके रवैयों की, जब आप उसके सामने डिक्टेटर बनते हैं, जब आप उसके सामने मुतशद्दिद बनते हैं, जब आप सामने रूड बनते हैं। और अगर आपकी बीवी या आपकी कोई भी इर्द गिर्द की औरत अगर अंदर से सेटिस्फाइड या खुश नहीं है, तो आपके बच्चे भी कभी एक अच्छे माहौल में नहीं पलेंगे। ये बात लोगों को आई डोंट नो क्यों समझ में नहीं आती। और इसी को समझाते रहेंगे, टाइम खत्म हो रहा है 3:59, बट इफ यू गाइस वांट टू एक्सटेंड तो हम एक्सटेंड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से हम यहीं पे खत्म करेंगे। अब आपकी बातें मैं एक बात ऐड करना चाह रही हूँ तस्लीम साहिबा, क्योंकि डॉक्टर ताहिरा ने नंबर अनाउंस किया और उसके बाद हमें काफी सवाल आए। अभी भी बहुत सी बहनें हमें यहाँ सवाल कर रही हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास टाइम खत्म है, ये जो जितने भी आपने सवाल किए हैं, कोशिश हमारी ये होगी कि हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में इसको शामिल कर सकें। जी तस्लीम। नहीं, बस मेरा तो ये था कि हमने वैसे ही ताहिरा का 1 घंटा का वादा है, तो उससे हम नहीं जाएंगे। और ये कि हम शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे साथ होती हैं हर हफ्ते। मैं होना हूँ, आप होना हो, ताहिरा जरूर पहुँच जाती हैं, चाहे वो अटलांटा में हो, चाहे वो कैलिफोर्निया में हो, मस्कत में हो, कुवैत में हो, मैं पहले कह रही थी शाइस्ता को कि मुझे आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैं बेहाल बिस्तर में पड़ी होती हूँ फ्राइडे को, क्योंकि मेरी छुट्टी का दिन है, और एकदम मैं पक देती हूँ और बौखला के उठती हूँ। वक्त हो गया, जल्दी शावर लो, कोई थोड़ा सा मुंह हाथ धो के कोई प्रेजेंटेबल शक्ल बनाओ। आपकी वेकअप कॉल है ये आपकी वेकअप कॉल है। और इंशाल्लाह फिर फ्राइडे को आप लोग आपसे शाइस्ता से मुलाकात होगी। सारे सवालात कंपाइल करके रखिएगा, शाइस्ता से जवाब हम देंगे। और बाकियों से भी वही गुजारिश है जो डॉक्टर ताहिरा करती हैं कि प्लीज जिन चीज़ों पे वो ऑलरेडी लिख चुकी हुई हैं उनके ऊपर दोबारा सवालात ना करें, और सवालात जब करें तो अपनी मुकम्मल तफसील ज़रूर दें, उम्र, तालीम, अपना वज़न बताएं, शादीशुदा हैं या नहीं हैं वो बताएं, बच्चे बताएं। मतलब जितने ज़्यादा आप तफसीलात बताएंगी ताहिरा उतना ही बेहतर जवाब दे सकेंगी। और पीरियड से रिलेटेड हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर भी एक पूरा क्वेश्चन का एक सेक्शन बनाया है, जहाँ पे आप माहवारी से रिलेटेड कई सवालों के जवाब पढ़ के अपने इल्म में इजाफा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया ताहिरा, अगले हफ्ते मुलाकात। थैंक यू सो मच। एंड अपॉलजीज कि मैं बहुत नहीं मुझे तो मजा आता है कि आप लोग ने ये प्लेटफॉर्म मुझे दिया बात करने का, कुछ कहने का, कुछ सुनने का। और तस्लीम, यू आर लाइक रियली आई एम ग्रेटफुल टू यू कि आपने वो काम जो मैं करना चाह रही थी उसमें आप मेरी साथी बनी, और हम इसको आगे लेके चल रहे हैं। बस कोशिश तो यही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू शाइस्ता, थैंक यू तस्लीम, थैंक यू बहुत। खुदा हाफिज़।